हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम गुप्तों के बाद जो भी शासन रहे हैं, प्रशासनिक व्यवस्था हो या आर्थिक स्थिति, इन सब के बारे में देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जो है हम कन्नौज के लिए जो त्रिदलीय संघर्ष हुआ था उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर। तो कन्नौज के लिए त्रिदलीय संघर्ष हुए थे, इसमें कौन कौन से शामिल हैं तो यहाँ पर हम बात करेंगे। पहले यहाँ देखते हैं हर्ष के पश्चात कन्नौज विभिन्न शक्तियों का केंद्र बन गया। यहाँ पर कन्नौज जो है हर्ष के पश्चात क्या है, यहाँ पर बहुत सारी शक्तियां जो है केंद्र बन गई। 8वीं शताब्दी में कन्नौज पर अधिकार करने के लिए 3 बड़ी शक्तियां कौन कौन सी, पाल, प्रतिहार एवं राजपूत के बीच संघर्ष आरंभ हो गया। ये संघर्ष लगभग 200 वर्षों तक चला। कन्नौज पर स्वामित्व के लिए संघर्ष का आरंभ जो है पाल शासक धर्मपाल ने स्टार्ट किया था। धर्मपाल ने स्टार्ट किया था। इस दलीय संघर्ष का कोई लाभदायक परिणाम नहीं निकला। इस संघर्ष जो है अनेक चरणों में संपन्न हुए। अब हम यहाँ पर चरण देख लेते हैं। प्रथम जो है, चूंकि यहाँ पर धर्मपाल जो है पाल शासक है, प्रतिहार शासक कौन से हैं, वत्सराज, राष्ट्रकूट शामिल थे, ध्रुव। तो पहले में कौन से जीते थे, तो राष्ट्रकूट शासक यानी कि ध्रुव शासक जो है वो यहाँ पर विजित हुआ था। दूसरा देखते हैं, इसमें पाल शासकों में धर्मपाल रहते हैं, फिर दूसरे नागभट्ट द्वितीय रहते हैं, इसमें कोई भी नहीं रहता। और यहाँ पर जो है गुर्जर प्रतिहारों की सफलता यानी नागभट्ट द्वितीय विजय रहता है। तीसरी में धर्मपाल रहते हैं, नागभट्ट द्वितीय दोबारा से यही रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है गोविंद तृतीय, राष्ट्रकूटों से गोविंद तृतीय रहते हैं और जिसमें राष्ट्रकूट विजय होते हैं। चौथे में देवपाल, नारायण पाल रहते हैं और प्रतिहार शासकों में रामभद्र मिहिर भोज रहते हैं। अमोघ वर्ष कृष्ण तृतीय रहते हैं राष्ट्रकूटों की तरफ से और यहाँ क्या है, प्रतिहार राजा जो है विजित होते हैं। पांचवें में पाल शासकों में से कोई नहीं था, देवपाल महिपाल रहते हैं प्रतिहारों में से और राष्ट्रकूट में इंद्र तृतीय। यहाँ पर क्या है, पहले राष्ट्रकूटों को सफलता, बाद में अंतिम रूप से सफल रहे प्रतिहार वंश के शासक, यानी कि अंतिम रूप जो है यहाँ पर प्रतिहार शासक सफल होते हैं। अब हम देखते हैं प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। तो प्रशासनिक व्यवस्था देखते हैं, सामंतवाद का विकास इसी काल की प्रमुख व्यवस्था थी। तो सामंतवाद का विकास यहाँ पर होता है। राजनीतिक विकेंद्रीकरण इस काल की एक अन्य प्रमुख विशेषता है। राजतंत्र सैद्धांतिक रूप से अनियंत्रित अथवा निरंकुश था। सामंतवाद के विकास से केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई, जबकि प्रांतीय व स्थानीय सत्ता क्या हो गई, मजबूत हो गई। तो सामंतवाद का यहाँ पर प्रभाव देखता है जिससे केंद्रीय सत्ता कमजोर होती है और जो प्रांतीय और स्थानीय पावर है वो यहाँ पर मजबूत होते हमें दिखाई देते हैं। अब हम बात करेंगे सामंतवाद के विकास से भूमिका के स्वामित्व और नियंत्रण आधारित पर की प्रशासनिक संरचना का यहाँ पर उदय होता है। सामंतवाद के विकास से आगे सामंतवाद एवं उसके स्वामी शासक के बीच सेवक यानी दास व स्वामी का संबंध होता था। आगे है प्रशासन में राजा की सहायता के लिए अनेक मंत्री एवं पदाधिकारी होते थे। पाल, सेन, चंदेल, चौहान, कलचुरी आदि अभिलेखों में मंत्रियों का नाम भी यहाँ पर क्या होता है, उल्लेख किया जाता है। आगे गुप्तोत्तर कालीन प्रशासनिक व्यवस्था जो है विभिन्न स्तरों में विभाजित थी। हर स्तर पर विभिन्न प्रकार के अधिकारी मौजूद थे। थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ पूर्व की प्रशासनिक व्यवस्था चलती रही। और यहाँ पर आर्थिक स्थिति के बारे में अब हम चर्चा करते हैं। ये तो थी प्रशासनिक। आर्थिक मतलब उसकी आर्थिक कंडीशन किस तरह से थी गुप्तोत्तर काल के बाद। तो यहाँ पर अधिकारियों, मंत्रियों, ब्राह्मणों आदि को अनेक सेवाओं के बदले क्या है, भूमि प्रदान करने से सामंतवाद का क्या हो गया था, उदय हो गया था। यद्यपि भूमि दान की प्रथा का प्रारंभ सातवाहन काल से प्रारंभ होता है। तो ये महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जो भूमि दान करने की जो प्रथा है, प्रचलन है, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये होता है सातवाहन काल से। जिन जमीनों को अनुदान के रूप में दिया जाता था उन्हें आप्रद शासन, चतुर्वेद ग्राम, ब्रह्मदेव
ग्राम आदि कहा जाता था, परंतु अनुदान प्राप्तकर्ता को भूमि को बंधक बनाने या बेचने का कोई भी अधिकार नहीं होता था। आगे देखेंगे, स्थायी रूप से प्रदत्त जो है धर्मदाय को मूल्य नीवी या अक्षय नीवी आदि के नाम से जाना जाता था। भूमि कर सिद्धांत जमीन की उत्पादन क्षमता एवं वास्तविक उत्पादन के आधार पर 1/12 से लेके 5/6 भाग का निर्धारित होता था। करों का संग्रह जो है गांव का मुखिया करता था। भूमि नापन के लिए कुछ लोग क्या थे, मापक प्रचलित थे, जो कि एग्जाम यूजीसी नेट से यहाँ पर क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो जैसे कि निर्वर्तन, पट्टी, काहल, भूमि पातक, खरीबाप, कुलियाबाप आ चुका है, द्रोणबाप आ चुका है, आड़बाप भी आ चुका है, खडूक बाप, नलिक बाप आदि यहाँ पर क्या है, ये मापक यानी मापन, भूमि को माप करने के लिए कुछ प्रचलित मापक हुआ करते थे। आगे हम बात करेंगे, डिटेल में नहीं पढ़ेंगे यहाँ पर, आगे जब डिटेल में पढ़ाऊंगी तो एक एक को डिस्क्राइब करेंगे और उसको पढ़ेंगे। चूंकि एग्जाम बहुत नजदीक है तो हम जल्दी जल्दी से कवर करने की कोशिश करेंगे। आगे है, चंदेल एवं परमार शासकों ने बड़ी बड़ी झीलों तथा तालाबों का निर्माण करवाया। संस्कृत ग्रंथों में अर्घट का उल्लेख है। तो यहाँ पर क्या है, अर्घट का उल्लेख मिलता है। सिंचाई के लिए रहट का प्रयोग सर्वप्रथम गाथा सप्तशती में मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि रहट का सर्वप्रथम उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है, तो गाथा सप्तशती से। आगे है, नारद स्मृति के अनुसार इस काल में उत्पादन क्षमता के अनुसार भूमि को 4 भागों में डिवाइड किया गया। उर्वर, बंजर, खिल यानी 3-4 साल तक के लिए बोई जाती थी, फिर छोड़ दी जाती थी, और बाद में मरु यानी रेतीली। आगे भूमि का वर्गीकरण देखते हैं। यहाँ पर कुछ शब्दावली हैं, जैसे वाहित जो बोया गया हो, आकृष्ट जिसमें खेती ना की गई हो, ऊसर जहाँ बीज ना उगता हो, शाक्त व्यक्तिगत या कृषक के स्वामित्व वाली भूमि, प्रकट या कष्ट विभिन्न कृषकों द्वारा जोती जाने वाली भूमि से संबंधित है। अब हम यहाँ पे आगे बात करेंगे उद्योग एवं व्यापार की। तो उस समय कौन कौन से उद्योग थे और व्यापार किस प्रकार से होता था। तो पूर्व मध्यकाल यानी गुप्तोत्तर काल में व्यापार का ह्रास हो गया था। इसके अनेक कारण थे। चोर डाकुओं के कारण मार्गों को असुरक्षा, क्योंकि केंद्रीय हमने देखा था केंद्रीय जो पावर है वो कमजोर हो गई थी, जिससे क्या है, एक ये भी हमें मिलता है कि चोर डाकू जो है उस समय काफी बढ़ गए थे और मार्ग असुरक्षित हो गए थे। सामंतवादी प्रकृति बढ़ने के कारण केंद्रीय शक्ति का ह्रास तथा व्यापारियों के एक राज्य से दूसरे राज्य में आने जाने तक अधिक चुंगी कर लगाई जाती थी, जिससे क्या है, व्यापार क्या है, डाउन होता चला गया। आगे है, इस समय बंगाल, मलमल, पान, सुपारी, सन है यहाँ पर, जो कि सन है ये भी एक प्रकार का, इससे रस्सी बनाई जाती है, और भी कुछ रस्सी तो बनाई जाती है, और भी क्या है इसका इस्तेमाल किया जाता है, अभी तो याद नहीं आ रहा। आगे देखते हैं कि मगध एवं कलिंग जो है धान के लिए, मालवा जो है गन्ने के लिए, अफीम एवं सीपी के लिए, गुजरात सूती कपड़े के लिए, नील एवं चमड़े की निर्मित वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध था। तो यहाँ पर कुछ व्यापार यहाँ पर देखने को मिलता है जो कि यहाँ पर बताया गया है। आगे हम बात करेंगे भड़ोच के बने हुए वस्त्र यहाँ पर इतने प्रसिद्ध थे कि उन्हें वरोज कहा जाता था। ये एक इम्पोर्टेंट शब्दावली है, वरोज। तो वरोज जो है वस्त्र जो कि भड़ोच के बने होते थे, भड़ोच में बनाए जाते थे, उनको वरोज कहा जाता था। मध्य प्रदेश चुनरी के लिए प्रसिद्ध था। कश्मीर में वस्त्रोद्योग विशेषकर सफेद लिनन का उल्लेख कौन करता है, हेनसांग करता है। पौधों के रेशे से बना हुआ कपड़ा दुकुल कहलाता था। तो एक दुकुल जो है एक शब्दावली है। तो दुकुल क्या है, पौधों के रेशों से बना हुआ कपड़ा। प्रतिहारों के ग्वालियर अभिलेख में तेलियों तथा मालियों को मुखिया का उल्लेख है। आगे कर व्यवस्था की हम बातचीत करते हैं। यहाँ पर व्यापारियों को पण्य वस्तुओं पर अधिक कर देना पड़ता था। कर शुल्क राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। पाल अभिलेखों में इसे वसूलने वाले अधिकारी को तारिक कहा जाता था। मल्लकर और या
तुरुष्क दंड उपद्रवी जनजातियों से निपटने के लिए लगाया जाता था। भाग, भोग, हिरण्य, प्रत्यय, उद्रंग, प्रस्थ तथा उपरी कर इस काल के प्रमुख कर थे। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट कर हैं इस समय के। आगे हम बात करेंगे सिक्कों की। तो सिक्के जो है पूर्व मध्य काल में सिक्कों का उपयोग कम हो गया था, कम यहाँ पर देखने को मिलता है। व्यापार का माध्यम वस्तु विनिमय था, यानी एक वस्तु ली दूसरी वस्तु वहां से वापस ले ली, ये होता था वस्तु विनिमय। यानी हमने चावल लिया, उसके बदले में हमने गेहूं ले लिया, या फिर दूसरे को हमने कुछ जैसे कि हमने धान दे दी और उससे जिसको दी है उससे हमने कोई दूसरा दाल ले ली, इस तरह से। साधारण लेन देन और व्यापार कोणियों के माध्यम से होता था, जिन्हें प्रतिहार नरेश अभिलेखों में कपदर्क कहा गया है। कपदर्क कोणियों के लिए कहा गया है। सोने के सिक्कों की मात्रा बहुत कम थी। अधिकांश सिक्के जो है चांदी तथा तांबे के थे। पाल एवं सेन राजाओं के द्वारा देवपाल में 6 सोने के सिक्के मिले हैं और गुजरात के चालुक्यों के केवल जयसिंह सिद्धराज का सोने का सिक्का जो है देखने को हमें मिलता है। आगे बात करते हैं सामाजिक स्थिति की। तो सामाजिक स्थिति किस प्रकार से थी? तो गुप्तोत्तर काल में भारत दो सशक्त सामाजिक धाराएं प्रभावित हुई। पहली जो है विदेशी जातियों का आत्मसातीकरण और दूसरी जो है जाति प्रथा की कठोरता। परंपरागत रूप से समाज मुख्यतः 4 वर्णों में विभाजित था। समाज में ब्राह्मणों का स्थान सर्वश्रेष्ठ था। राजपूतों का अभ्युदय इस काल की महत्वपूर्ण घटना है, जिन्होंने प्राचीन क्षत्रियों का स्थान ले लिया था। वाणिज्य व्यापार में गिरावट के कारण वैश्यों की स्थिति में गिरावट आई। इसके लिए कृषि, पशुपालन, व्यापार जैसे व्यवसाय निर्दिष्ट किए गए। कुसीद वृत्ति यानी सूद पर रुपए उधार देना वैश्यों का व्यवसाय बताया गया। अल बरूनी ने वैश्यों शूद्रों में कोई अंतर नहीं बताया है। समाज में शूद्रों की संख्या सर्वाधिक थी। आर्थिक दृष्टि से इस युग की महत्वपूर्ण विशेषता है कृषि कार्य का आमतौर पर शूद्रों का व्यवसाय होना। शूद्रों में कुछ वर्ण संकर जातियां भी थी। अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के परिणाम स्वरूप क्या है, अनेक वर्ण संकर जातियों की उत्पत्ति हुई। अनुलोम जातियों द्वारा द्विज मानी गई। यहाँ से भी यूजीसी ने क्या है क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ से भी हमें याद रखना कि अनुलोम जाति जो है जातियां द्विज मानी जाती थी, इसलिए इन्हें यज्ञोपवीत संस्कार अधिकार था। इस काल में जन्मी वर्ण संकर जातियों के कायस्थ सर्वाधिक उल्लेखनीय हैं। सबसे निम्न जाति अत्यंश थी, जिसमें सर्वाधिक निम्न क्या थे, चंडाल हुआ करते थे। आगे सामंती व्यवस्था के विकास के साथ समाज में बाल विवाह, बहु विवाह, सती और जौहर जैसी कुप्रथाएं क्या है हमें देखने को यहाँ पर मिलती हैं। बाणभट्ट ने एवं मेघातिथि ने सती प्रथा की कड़ी आलोचना की है। समाज में गणिकाओं, वेश्याओं और देवदासियों का एक वर्ग था। आगे है पूर्व मध्य काल में दास प्रथा में वृद्धि हुई। इन्हें किसी सामाजिक वर्ग के रूप में नहीं माना गया था। दासों की सामाजिक स्थिति अत्ययजों द्वारा तिरस्कृत जातियों से अच्छी थी। इस काल में दासों की स्थिति में गिरावट आई। आगे है धार्मिक स्थिति। धार्मिक स्थिति में देखते हैं कौन कौन से यहाँ पे धर्म, तो शैव धर्म, वैष्णव धर्म, बौद्ध धर्म, जैव धर्म, यही समय थे, यही जो है धर्म प्रमुख थे, क्योंकि जो इस्लाम धर्म है वो इसके बाद आता है, इसलिए ये यहाँ पर यही धर्म होंगे। आगे शक्ति पूजा इस काल में बहुत व्यापक हो गई थी। शैव धर्म पशुपात, कपालिक, अघोरी, लिंगायत, शिवादेव आदि अनेक उप संप्रदायों में विभाजित था। कपालिकों में नर बलि प्रथा की क्या थी, प्रचलित थी। आगे हम बात करेंगे और बुद्ध एवं जिनको विष्णु का अवतार माने जाने लगा। ईश्वरीय संप्रदायों में शक्ति परम देवता को अर्धांगिनी के रूप में संसार में प्रचलित हो गई। दुर्गा की उपासना का श्रेय जो है मार्कंडेय पुराण को है। दुर्गा की उपासना जो है मार्कंडेय पुराण को है। बौद्ध धर्म में तांत्रिक प्रभाव के कारण मंत्रयान, वज्रयान, सहजयान आदि के रूप में धारण कर लिए थे। हर्ष तथा पालों ने बौद्ध धर्म को संरक्षण क्या दिया था।
कला एवं संस्कृति की बात करें तो इस काल में वास्तुकला की प्रमुख कृतियां जो है मंदिर हैं। भौगोलिक आधार पर शास्त्रकारों ने इनकी 3 शैलियां निर्धारित की है, नागर, द्रविड़ और बेसर। नागर, द्रविड़ और बेसर। नागर शैली देखते हैं, जो उत्तर वाला भाग है भारत का, वहां पर क्या है, नागर शैली, और जो द्रविड़ वाला भाग है वो जो दक्षिण वाला भाग है वहां पर द्रविड़ शैली, और जो बीच का हिस्सा है वहां पर क्या है, बेसर शैली। तो इसी प्रकार से बेसर शैली में जो नागर शैली के भी जो उनकी कलाकृतियां वो भी देखने को मिलती हैं, और जो द्रविड़ के हैं वो भी, यानी इसलिए मिला जुला जो है बेसर शैली में दिखाई देता है। आगे भारत में हिमालय के विंध्याचल के भूभाग में द्रविड़ शैली कृष्णा तथा कन्याकुमारी अंतरीप के बीच अर्थात आधुनिक तमिलनाडु प्रदेश तथा बेसर जो है विंध्य और कृष्णा के बीच, जिसे दक्षिणावर्त भी कहा जाता है, नामक प्रदेशों में प्रचलित थी। अब यहाँ पर एक एक जो शैली है उनके बारे में देख लेते हैं। तो नागर शैली के मंदिर जो है चतुष्कोणीय होते हैं, ये इनकी विशेषताएं हैं। प्रमुख विशेषताएं डिटेल में हम नहीं जाएंगे। नागर शैली के मंदिरों के शिखरों में खड़ी रेखा का प्रधानता होने के कारण इसे रेखीय शिखर भी कहते हैं। वर्गाकार तथा ऊपर की ओर वक्र होते हुए शिखर इन मंदिरों की विशेषताएं हैं। द्रविड़ शैली के मंदिर जो है आयताकार तथा शिखर जो है पिरामिड के आकार के होते हैं। गर्भगृह के चारों ओर वर्गाकार छत से ढका हुआ बाड़ा होता है, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। बाद में इन मंदिरों के साथ अनेक स्तंभ युक्त मंडप, गलियारे तथा विशाल गोपुरम भी जोड़ दिए गए। तो ये है द्रविड़ शैली का। अब हम बात करेंगे बेसर शैली का। तो बेसर शैली जो है नागर और द्रविड़, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि नागर और द्रविड़ दोनों का ही तत्व जो है मिश्रित है यहाँ पर। बेसर शैली के मंदिरों में देवुल, गर्भगृह, जगमोहन यानी सभा मंडप होता था। इस शैली के मंदिर जो है अर्ध गोलाकार होते थे। उड़ीसा के मंदिर शुद्ध नागर शैली का प्रतिनिधित्व करते थे। लिंगराज मंदिर पूर्व विकसित नागर शैली के सर्वोत्तम उदाहरण है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर भी लिंगराज मंदिर की तरह नागर शैली से बना है। भारतीय राजाओं और पूर्वी वास्तुकला की महान उपलब्धि कोणार्क का सूर्य मंदिर यहाँ पर है। तो नागर शैली के जो है वो कोणार्क भी है, ये भी हमें याद रखना है। आगे हम बात करेंगे खजुराहो के मंदिरों के चंदेल राजाओं के समय जो है 950 से 1050 के बीच बनवाए गए। खजुराहो के मंदिर चबूतरों पर निर्मित हैं। यहाँ के मंदिरों की वास्तुकला की मुख्य विशेषता जो है शिखर है। शिखर जो है वो काफी इम्पोर्टेंट है, इस तरह से शिखर होते थे। इन शिखरों पर छोटे छोटे शिखर जो है संलग्न है, यानी कि इस तरह से क्या है, छोटे छोटे शिखर बनाए गए हैं। इन्हें उरी श्रृंग कहते हैं, मतलब छोटे एक इस तरह से। देखिए ये एक छोटा, फिर इससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ये क्या है, शिखर। तो इसको क्या कहेंगे, उरी श्रृंग। आगे है राजस्थान। यहाँ ब्राह्मण जैन मंदिर स्थित है। यहाँ के कुछ मंदिरों में नागर शैली से मिलते जुलते हैं। पश्चिमी भारत मंदिर जो है निर्माण शैली का चरमोत्कर्ष दिलवाड़ा के जैन मंदिर हैं, जो 10वीं और 13वीं शताब्दी के सफेद संगमरमर से बने हुए हैं। तो यहाँ पे क्या, ताजमहल से पहले भी संगमरमर का जो है मंदिरों में इस्तेमाल हुआ है। आगे हम बात करेंगे। और तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।